वक्त बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, जो भी सच है, जो हमसे छुपा हुआ है, उसे खोद कर बाहर निकालेंगे और किसी को छूने नहीं। संख्या मिशाल के सामने पीट करके खड़ी हो गई। वहीं बिल्डिंग की छत पर खड़ा मिशाल उसकी पीठ को अपनी गहरी जुनूनी निगाहों से देखा था। तभी जिमी ने संख्या को रुका हुआ देखकर पूछा, क्या हो, रुक क्यों गई? घर नहीं जाना क्या? संख्या परेशान सी सामने देख रही थी। उसे मिशाल की वो गुस्सैल आंखें दिखाई दे रही थी जो उसे डरा रही थी और अपनी ओर आकर्षित भी कर रही थी। जिमी उसे यूं खामोश देखकर परेशान हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर से पूछने लगी, क्या हुआ संख्या? आप किस बात से परेशान हो तुम? मुझे बताओ। संख्या ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, पीछे देखो, किस तरह से हमें देख रहे हैं, पता नहीं उनकी आंखें हमसे क्या कह रही हैं। जिमी ने पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखा तो हैरान रह गई। विशाल अभी भी एकटक संख्या की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसकी पलकें तो झपक नहीं रही थी। विशाल को देखकर जिमी को अजीब सा डर लगने लगा। उसने संख्या की तरफ देखते हुए कहा, संख्या तुम किसी भी चीज पर ध्यान मत दो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। संख्या तुरंत बोली, उसकी जरूरत नहीं है, हमारी माँ ने हमें बहुत मजबूत बनाया है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कैसी भी मुसीबत आ जाए हम उसे खुद टकराएंगे, क्यों पेट दिखाकर भागेंगे नहीं, तुम आराम से घर जाओ, चले जाएंगे। जिमी ने गहरी नजर उस पर डालते हुए कहा, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। जिमी तेजी से वहां से चली गई क्योंकि बाहर उसका भाई बाइक लेकर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जिमी की जाती संख्या ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर बिल्डिंग की छत की तरफ देखने लगी जहां विशाल खड़ा उसे बिना किसी भाग के देख रहा था। अब संख्या बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी और मन ही मन अपने आप से कह रही थी, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं भी रोशनी का एक कतरा नहीं, लेकिन संख्या कभी हार नहीं मानेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और सबसे बड़ा खतरा उस शैतान से बचकर रहेगी। विशाल संख्या की हरी जुनूनी निगाहों को देख रहा था। उसकी मुट्ठी आपस में कसती जा रही थी, उसका बदन गर्म हो रहा था, बिना किसी वजह उसे गुस्सा आ रहा था। तभी संख्या को गुस्से से देखते हुए विशाल ने कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो, पर हो हमारी नजदीकी, बहुत जल्द हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। हम दोनों के बीच जो भी आएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, चाहे फिर कोई लड़की क्यों ना हो। संख्या और मिशाल एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। अचानक संख्या ने अपनी नजर फेर ली और मुड़कर वहां से जाने लगी। उसका यूं नजर फेर कुछ चले जाना मिशाल के गुस्से को और बढ़ा रहा था। वो अपना भाई मचाना चाहता था, लेकिन उसने खुद शांत किया हुआ था। संख्या तेजी से कॉलेज से बाहर निकल गई और ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक लड़का बाइक पर सवार होकर उसके ठीक सामने आकर रुक गया। उसने बड़े ही स्टाइल से अपना हेलमेट निकाला और संख्या को दीवार की तरह देख रहा था। संख्या ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। संख्या कैसे बर्दाश्त से वो लड़का कुटिल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, आओ बैठो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। संख्या ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। वो लड़का अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर चिल्लाया, संख्या तुम्हारा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है क्या? तुम खुद को समझ नहीं आओ, आने वाले समय में तुम्हें मेरी ही होना है, इसलिए अभी से मेरे पीछे बाइक पर बैठने की आदत डाल लो। संख्या रुकी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, नितिन तुम अपनी हद में रहना सीख जाओ, शर्म नहीं आती हमारे साथ ऐसी बातें करते हुए? नितिन ने तपाक से कहा, ओ हेलो, अपने दिमाग से ये फालतू बातें निकाल दो, हम दोनों भाई बहन हैं, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरे पापा की दूसरी बीवी की बेटी हो और तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। संख्या चिढ़ उठी, बदतमीज, घटिया इंसान। इतना कहकर संख्या वहां से जाने लगी। तभी नितिन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की पर संख्या उसके हाथ में नहीं आई और वहां से भाग गई। अब नितिन गुस्से से उसे देखने लगा और बोला, तुमसे चाहा है तुम्हें, ऐसे कैसे खुद से दूर जाने दे सकता? एक ना एक दिन तुम मेरी बाहों में जरूर आओगी। संख्या आगे जाकर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर निकल गई। अंदर बैठते ही उसकी आंखों में पानी भर आया और वो परेशान होकर बोली, इस नितिन ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमें पाना चाहता है ये घटिया इंसान। हम ही जानते हैं हम एक दिन कैसे निकाल रहे हैं उस घर में जहाँ ये घटिया इंसान रहता है। हम माँ को भी नहीं बता सकते वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए, हमारी जिंदगी से ये मुसीबतें मिटा दीजिए, हम थक चुके हैं, हमें चारों तरफ से बस बेचैनी ही बेचैनी मिलती है, कभी भी चैन नहीं है। संख्या परेशानी में पड़ी थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लगा था। आज तो उसका मन भी शांत नहीं था। उसके चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। संख्या मायूस नजरों से बाहर देखने लगी जहां से सड़क की तरफ एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा था जिसके शिखर पर अजीब सा माहौल पैदा हो रहा था। उस शिखर के ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। वहां का मौसम काफी काला लग रहा था, अजीब सी ऊर्जा वहां से निकल रही थी। तभी संख्या ने रिक्शा चालक को रोक दिया और ऑटो से बाहर निकलकर सड़क की तरफ खड़ी होकर उस ऊंचे शिखर को देखने लगी। तभी उसके कानों में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो संख्या सहम गई। उन्हें देखकर उसका जी घबराने लगा। उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है यहाँ की हवाओं में। संख्या तुरंत जल्दी से ऑटो में बैठ गई और वहां से निकल गई। वहीं उस ऊंचे पहाड़ के शिखर पर भेड़िए अपना सिर झुकाकर खड़े थे। उनके सामने उनका राजा, उनका सरताज शैतान खड़ा था जिसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। उसकी लाल आंखें आग बरसा रही थी। वो गुस्से से पूरे शिमला शहर को देख रहा था और उसने संख्या को भी वहां देख लिया था। डर के मारे वो वहां से चली गई थी। उसे जाते हुए देखकर शैतान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी तरफ आवाज गूंज उठी, ये कोई आम लड़की नहीं है जो किसी को दिखाई नहीं दिया, वो इसने देख लिया, इससे तो मिलना ही पड़ेगा, क्या पता ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। इतना कहकर शैतान अपनी शैतानी मुस्कान लिए उस ऑटो को देखकर जो उससे दूर जा रहा था। तभी शैतान ने अपनी नजर हटा ली और रॉक से बोला, वक्त कम है और उस लड़की को हमें जल्दी से हासिल करना होगा वरना वो हमारे शैतान लोग के लिए खतरा पैदा कर सकती है जो हम कभी नहीं होने देंगे। शैतान की बात सुनकर उसके दास यानी कि भेड़िए भौंकने लगे। पूरे पहाड़ का माहौल काफी अजीब सा हो गया था। कोई आम इंसान तो वहां ठहर ही नहीं सकता था। इधर संख्या अपने घर पहुंच गई और जैसे ही हॉल के अंदर आई तभी श्वेता जोर से चिल्लाई, बिगड़ी हुई माँ की बिगड़ी हुई बेटी, ये कोई वक्त है वापस आने का? कहाँ याशी कर रही थी? श्वेता की बात सुनकर संख्या को बहुत बुरा लगा था। उसे अपनी मुट्ठी कस ली और अपने गुस्से को काबू करते हुए वहां से जाने लगी। तभी श्वेता फिर से बोली, तेरी माँ कहाँ है जिसने अपने हुस्न के जाल में मेरे पति को फंसाया था और मेरे घर के अंदर घुसाई थी? अब संख्या की सहन शक्ति की हद पार हो चुकी थी। उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया, बिगड़ा हुआ तो आपका बेटा है आंटी, जो घर में ही रखा डालता है। रिश्तों की मर्यादा तो आपने उसे समझाई नहीं, बस खाने पीने और इधर उधर की बातें करने में ही अपनी इतनी उम्र निकाल दी आपने। और आई हो हमें और हमारी पवित्र माँ को बुरा भला कहने के लिए। हमारी माँ की कमाई तो आप खा जाते हो और शुक्र मनाओ माँ पापा से कुछ नहीं कहती, वरना पापा को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको और आपके बेटे को इस घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन आप हमें माँ की तरह मत समझिएगा कि हम आपके अत्याचार सहन करेंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं। अगर आपने खुद को नहीं सुधारा तो अगली बार हम सीधे पापा से ही बात करेंगे। इतना कहकर संख्या तेजी से ऊपर अपने रूम में चली आई। अब श्वेता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। संख्या आज उसे अच्छा खासा सुना के गई थी जिससे श्वेता निशब्द हो गई थी। उसे भी सुनील का डर था क्योंकि वो जानती थी कि सुनील सामी से बहुत प्यार करता है और उसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर उसे पता चल गया कि श्वेता सामी और उसकी बेटी को परेशान करती है तो सुनील उन दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल देगा। श्वेता रह गई और चुपचाप अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सामी रेस्टोरेंट से घर लौट आई और सीधा संख्या के पास गई। उसे सुबह से बेचैनी हो रही थी। वो संख्या को देखना चाहती थी कि वो सही सलामत तो है ना। सामी उसके रूम में आई तो उसने देखा उसकी बेटी रूम की खिड़की पर खड़ी होकर चांद को निहार रही थी और एकदम से खामोश थी। सामी उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, बहुत उलझनी है, सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बेचैनी नजर आ रही है, ये सब महसूस कर रहे होगे ना? तो ये सुनकर संख्या सामी के सीने से लग गई और भावुक होकर उनसे कहा, हमें लगता है वो आ चुका है, सुबह से हमें ऐसा एहसास हो रहा है
लगातार किसी के आसपास होने की आहट हो रही है माँ, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सामी ने उसके पीछे आके कहा, वो हो गया, तुमसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो, उसके सामने मत आओ। उसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी अभी, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा है, पर वो तुम्हें छूकर महसूस कर सकता है। इसीलिए आज से किसी भी अजन को खुद को छूने मत देना। क्या पता शैतान किस भेष में हम सबके बीच ढूंढ रहा, तो संख्या शैतान से खुद को बचा पाएगी। घबराई हुई संख्या सामी के गले लगी और सामी से समझा रही थी। उसके बालों पर हाथ फिराते हुए सामी ने कहा, आज से किसी भी अनजान को खुद को छूने मत देना। क्या पता शैतान किस भेष में घूम रहा हो हम सबके बीच। संख्या ने गहरी सांस ली और बाहर चांद को देखते हुए अपनी माँ से पूछा, हमारी जिंदगी में चैन कब आएगा माँ? सामी संख्या का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को देखते हुए बोली, हमारी बेटी के हाथों में राजयोग लिखा हुआ है, इसका मतलब समझती हो तुम? संख्या हैरानी से सामी की तरफ देखने लगी। तभी सामी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हम लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं, थोड़ा बहुत ही, और हमने तुम्हारा हाथ देखा है, उसमें हमें राजयोग दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम एक रानी बनकर अपनी जिंदगी गुजारोगी। संख्या ने थोड़ी हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही है माँ? सामी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, सच कह रही हूँ। देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब तुम रानी बनकर राज करोगी। अब कहाँ की रानी बनोगी ये तो हमें भी नहीं पता। तुम्हारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी कारण से तुम इस दुनिया में आई हो। संख्या ने फिर पूछा, माँ अगर हम इंसान नहीं है तो फिर आप? सामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम भी इंसान नहीं है, तुम्हारी ही तरह एक परी है, पर हमने और हमारी बहन छाया ने अपनी शक्ति खो दी थी, क्योंकि हम दोनों को आम जिंदगी जीनी थी। पर हमें क्या पता था कि परिलोक की वजीर विनावती धोखेबाज निकलेगी और पूरे परिलोक को अपने वश में कर लेगी। संख्या बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने जल्दी से पूछा, ये विनावती कौन है? माँ प्लीज मुझे सब कुछ बता दीजिए, अब कुछ मत छुपाइएगा। सामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संख्या तुम्हारे जन्म लेने से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, हम सब अपनी दुनिया में खुश थे, शैतान लोक में भी सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी वहां पर एक बाबा आया। उसकी नीयत शैतानी तत्व को हासिल करने की थी, जो कि वहां के सरताज यानी कि शैतानों के बादशाह का था। उसे हासिल करना आसान नहीं था, पर फिर भी उस बाबा ने अपनी चालें चली और उस शैतान की तेज नजरों से बच नहीं पाया। वो पकड़ा गया और उसे शैतान ने बहुत खतरनाक सजा सुनाई। तभी वो बाबा अपनी शक्तियों का उपयोग करके गायब हो गया और सीधा परिलोक पहुंच गया, जहां शैतान नहीं आ सकता था। उस बाबा को शैतान से बदला लेना था, इसीलिए उसने चाल चली और उसकी नजर तुम्हारी माँ यानी कि मेरे पेट पर पड़ी, जिसमें तुम पल रही थी। उसने न जाने किन मंत्रों का उच्चारण किया और एक शक्ति मेरे पेट में डाल दी और जोर से बोला कि ये बच्ची शैतान को रोकेगी, उसकी शैतानियों को खत्म कर देगी, उसे झुकाने वाली बनेगी। बाबा की भविष्यवाणी सच होती थी और ये बात शैतान लोक तक पहुंच गई। ये जानकर शैतान तिलमिला उठा। उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे किसी भी कीमत पर तुम चाहिए थी, जिसे मारकर वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता था, पर वो परिलोक में नहीं आ सकता था। इसीलिए उसने अपनी चाल चली और परिलोक के लालची लोगों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आती है विनावती, जिसने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो गया। और जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ वो तुम्हें शैतान के पास ले गई, पर शैतान ने तुम्हें उस वक्त नहीं मारा और वो बोला कि जब तक ये बच्ची 21 साल की नहीं हो जाती तब तक वो तुम्हें नहीं मारेगा। लेकिन मैं तुम्हें लेकर इस इंसानों की दुनिया में आ गई, यहाँ तुम 21 साल तक सुरक्षित रही, पर अब यहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वो शैतान आ गया है जिसका मकसद ही तुम हो। सामी ने संख्या से उसकी असली माँ वाली बात छुपा ली, क्योंकि इतना बड़ा सच जानकर संख्या का दिल टूट सकता था। सामी की बात सुनकर संख्या के होश उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंसानी दुनिया के अलावा भी इतना सब कुछ होता है, और वो ही परी है जिसके पीछे शैतान का बादशाह पड़ा है। संख्या काफी हैरान थी और इन सब में भी सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि शैतान ने संख्या को उसी समय क्यों नहीं मारा। अगर वो संख्या को उसी समय मार देता तो आज उसे इंसानी दुनिया में नहीं आना पड़ता और ना इतनी मेहनत करनी पड़ती। संख्या यही सोच रही थी। उसने फिर पूछा, माँ शैतान ने हमें उसी समय क्यों नहीं मारा? वो चाहता तो हमें मारकर सब कुछ उसी वक्त खत्म कर सकता था, पर उसने मुझे जाने क्यों दिया और मारा नहीं? ऐसा क्यों माँ? ये बात हमारी समझ नहीं आ रही है। सामी ने जवाब दिया, इस बात का जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है सिवाय उस शैतान के कि उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा। ये सब छोड़ो, अब से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। छोटी सी भी भूल तुम्हें उस शैतान के हवाले कर सकती है और वो दुनिया में आ चुका है, तो उसकी तलाश जारी होगी तुम्हारे लिए। संख्या ने फिर सवाल किया, माँ हमें बहुत डर लग रहा है, हम उस शैतान के सामने कुछ भी नहीं है, अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हम क्या करेंगे? सामी बोली, संख्या तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हें कोई भी इतनी आसानी से छू नहीं सकता। संख्या ने पूछा, हम कुछ समझे नहीं माँ। सामी हल्के से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें जन्म से ही एक दैवीय शक्ति का वरदान प्राप्त है, कोई भी पराया मर्द तुम्हें गलत तरीके से छू नहीं सकता। केवल एक पुरुष ऐसा है जो चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुम्हें छू सकता है, उसके अलावा कोई भी मर्द तुम्हें आहत भी नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संख्या ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, वो एक मर्द कौन है जो हमें किसी भी सिचुएशन में छू सकता है? सामी बोली, बेटा ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वो नसीब वाला एकमात्र आदमी कौन है जो हमारी संख्या को बिना मर्जी छू सकता है, लेकिन वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। संख्या गहरी सोच में पड़ गई। उसे जानना था कि वो मर्द कौन होगा जिसके ऊपर इस वरदान का भी असर नहीं पड़ेगा। संख्या को ख्यालों में गुम देखकर सामी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो और हाँ, हर वक्त हर पल सावधान रहना है। खतरा आसपास है, पर हमने तुम्हें झुकना नहीं, डरकर सामना करना सिखाया है, याद रखना। चलो अब सो जाओ, हम जरा हिसाब किताब कर लेते हैं। संख्या अपनी माँ के गले लग गई। कुछ देर बाद सामी उसके रूम से बाहर निकल गई और अपने मन ही मन बोली, उतार चढ़ाव बहुत है तुम्हारी जिंदगी में, पर आगे एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस उस सही शख्सियत के आने की देर है जो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देगा, जो तुम्हें छू पाएगा। सामी वहां से चली गई और संख्या अपने बेड पर लेटे। उसे नींद नहीं आ रही थी। खुद के बारे में इतनी भयानक सच्चाई जानकर कौन सो सकता है वरना? संख्या बार बार उन सब चीजों के बारे में सोच रही थी। उसे डर भी लग रहा था और वो सब कुछ जानने के लिए बेताब भी हो रही थी। संख्या ने आह भरिया कहा, सब कुछ समझ आता है, पर यह बात हमारी समझ के परे है कि उस शैतान ने हमें उसी समय क्यों नहीं मारा। जहां तक हमने सुना है कि शैतानों के पास दिल नहीं होता, उन्हें किसी पर दया नहीं आती, तो उस बेरहम शैतान ने अपने आने वाले खतरे को यूं आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्या वजह इसके पीछे? संख्या अपना दिमाग चला रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थक हार कर उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक आह निकली, शैतान। संख्या का इतना कहते ही मौसम बदलने लगा। आसमान में अपने बड़े भयानक पंखों को फैलाकर उड़ रहे शैतान के सीने में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे किसी ने उसे सच्ची शिद्दत से पुकारा। शैतान की आंखें लाल होकर चमक रही थी। रात के अंधेरे में वो आसमान में बहुत डरावना और विशाल दिख रहा था। शैतान उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। तभी उसे सुनाई दिया, शैतान तुमने अपने खतरे को उसी वक्त खत्म क्यों नहीं किया? क्यों उसे इतनी आसानी से अपनी कैद से दूर जाने दिया? क्या वजह है जिसे सब लोग अनजान है, जिसका सिर्फ तुम्हें पता है? संख्या की बात सुनकर शैतान तिलमिला उठा। उसका गुस्सा हद पार करने लगा। वो पहाड़ पर आकर रुका। शैतान गुस्से में आकर अपनी आंखों से आग निकालने लगा। सब कुछ तबाह करने लगा। उस अनजान पुकार के सवाल सुनकर शैतान को गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पसंद कि कोई उसके अंदर की बातें जाने।
शैतान ने गुस्से में आकर अपने आसपास सब कुछ तबाह कर दिया था। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे, उनके जंगल में तबाही मच रही थी। वहीं संख्या खामोश होकर बेड पर लेटी हुई थी। उसके अंदर कई सवाल थे जिनके जवाब उसे किसी भी कीमत पर चाहिए थे। गहराई से सोचते हुए संख्या को नींद आ गई और वो आराम से नींद लेने लगी। रात के 2 बज रहे थे। संख्या के रूम की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रूम का माहौल काफी हसीन और आकर्षक हो रखा था। पूरे कमरे में अंधेरा था। हल्की सी पीली रोशनी उस कमरे में थी जिससे संख्या का चेहरा चमक रहा था। अचानक से संख्या की खिड़की पर एक काला साया दिखाई देने लगा। वो साया धीरे धीरे रूम के अंदर आ गया और संख्या के ठीक सामने खड़ा होकर अपनी जुनूनी निगाहों से प्यार से लेटी हुई संख्या को देख रहा था। संख्या को इस बारे में कुछ पता नहीं। वो शांति से लेटी हुई थी। वो साया संख्या के पास जाने लगा। जैसे जैसे उन दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही थी वैसे वैसे आसमान में भयंकर आवाज के साथ बिजली चमक रही थी। उस शख्स के हाथ लेटी हुई संख्या की तरफ बढ़ने लगे। तभी और जोर से बिजली कड़क उठी। संख्या नींद में कसमसाने लगी और उसने अपनी करवट बदल ली। आखिर वो कौन आदमी था जो संख्या को उसकी मर्जी के बगैर भी छू सकता था। संख्या के मुंह से शैतान शब्द निकलते ही मौसम अजीब हो उठा था। संख्या ने अपने बिस्तर पर ही करवट बदल ली, लेकिन उसे खबर भी नहीं थी कि कोई उसके करीब आ रहा है। उस शख्स के हाथ लेटी हुई संख्या की तरफ बढ़ने लगे। तभी और जोर से बिजली कड़क उठी। संख्या नींद में कसमसाने लगी। तभी उसने करवट बदली और उसका खूबसूरत चेहरा उस शख्स के सामने आ गया। वो शैतान संख्या के चेहरे को एकटक देख रहा था। आज पहली बार उसने किसी इंसानी लड़की को यूं देखा कि उसे देखकर वो उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे खुद पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसे क्या हो रहा है। शैतान संख्या के और करीब आया तो उसे वही एहसास होने लगा जो काफी जाना पहचाना था। जब जब वो संख्या के पास आता था उसे बहुत अजीब से ख्याल आने लगते थे। आज भी वही हो रहा था। संख्या का ऑरा उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। शैतान ने सोती हुई खूबसूरत संख्या को देखा और उसके करीब जाने लगा। शैतान के हाथ अपने आप संख्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने ऐसी खूबसूरती पहली बार ही देखी थी जिसे वो एक बार छूना चाहता था, क्योंकि उसे इस लड़की में कुछ गड़बड़ लगती थी। शैतान के हाथ संख्या के चेहरे के एकदम करीब पहुंचे। बाहर तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन शैतान के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसके हाथ जैसे संख्या को छूने वाली ही थे तभी उसकी आंखें खून सी लाल हो गई। उसका शैतानी रूप उस पर हावी होने लगा और उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में संख्या को घूरा और अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, नफरत है हमें इंसानों से। तुम्हारा आकर्षण हमें कमजोर नहीं कर सकता। लड़की, तुम मौत तो किसी भी कीमत पर नहीं हो। आज तुमने हमें पुकारा है, इसका मतलब तुम हमारे बारे में जानती हो। लड़की, तुम अपनी हद में रहना, वरना ऐसी बेमौत मारी जाओगी कि देखने वालों की रूह उसकी जिस्म से बाहर निकल आएगी। हम अभी शांत है क्योंकि हमें हमारी उम्र को हासिल करना है, वरना एक पल नहीं लगता हमें तुम्हारी इस इंसानी दुनिया को तबाह करने के लिए और तुम्हें मौत के घाट उतारने में। शैतान ने अपने हाथ पीछे ले लिया और संख्या को हद से ज्यादा गुस्से से घूरने लगा। उसके गुस्से की असली वजह ये थी कि ये लड़की उसे आकर्षित कर रही थी और ये ऐसी पहली लड़की थी जिससे वो बेदिल शैतान आकर्षित हो रहा था। शैतान से घूरते हुए पलट गया और वहां से जाने लगा। तभी संख्या नींद में बड़बड़ाई, आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप मत जाओ, किसी ही रहो ना। ये सुनते ही शैतान के कदम वहीं ठहर गए, लेकिन मुड़ा नहीं। संख्या के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो तड़प रही थी और बार बार बोल रही थी, क्यों नहीं मारा, जाने क्यों दिया, बोलो आप कौन हो? संख्या की बातें सुनकर शैतान की आंखें गहरी हो गई। उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। संख्या बड़बड़ा रही थी। उसकी एक एक बात शैतान को गुस्सा दिला रही थी। शैतान ने उसकी मुट्ठी भींच ली और तेजी से मुड़कर संख्या की तरफ बढ़ने लगा। वो संख्या के पास आया और उसे अपनी लाल खूनी निगाहों से घूरने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि ये लड़की कुछ तो गड़बड़ कर रही है। संख्या की आवाज धीमी हो गई थी और वो कुछ बोल रही थी जिसे सुनने के लिए शैतान झुका और उसके चेहरे के एकदम पास आ गया, पर उसने उसे छुआ नहीं। अब शैतान बेहद डरावने तरीके से अपने चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर संख्या की बात सुन रहा था। तभी संख्या धीमी आवाज में बोली, मत मारना, दया करना, कोई गलती नहीं है, इस दुनिया से चले जाओ प्लीज। संख्या की बात सुनकर शैतान का गुस्सा हाथ पार करने लगा। उसने संख्या के कान में बेहद डरावने तरीके से अपनी दमदार आवाज में कहा, तुम भी अपनी हद में रहना लड़की, वरना हमारे हाथ वही मौत मारी जाओगी। जो हमारे और हमारी अमानत के बीच में आएगा उसे इंसानी दुनिया में ही शैतानी लोग के दर्शन करवा देंगे। कहीं शुरुआत तुमसे ना हो जाए। शैतान की बात सुनकर संख्या नींद में ही सिमटने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकाई और एक बूंद उसके माथे से होते हुए उसकी तीखी नाक पर पहुंची। शैतान से पसीने की बूंद को गौर से देख रहा था जो नाक से होते हुए उसके रसीले होठों पर आ गई थी, जिससे शैतान के जिस्म में सिरहन दौड़ गई। वो बूंद आगे बढ़ते हुए संख्या के गले से होते हुए उसके कुर्ते से उसके सीने के बीच में चली गई। ये हसीन नजारा देखकर शैतान के अंदर हलचल होने लगी। उसके बदन में अजीब सा करंट दौड़ने लगा। वो देखना चाहता था कि वो बूंद आगे कहां तक आएगी। शैतान के दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल बढ़ने लगे थे जिनसे वो सख्त नफरत करता था। शैतान की तेज नजरें वापस संख्या के चेहरे पर पड़ी। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। खिड़की से आती ठंडी हवाएं संख्या के कोमल चेहरे को छू रही थी। उसके रेशमी सुनहरे बालों की लट उठते हुए संख्या के चेहरे पर आकर अकेली आकर उस खूबसूरत हसीना की नींद खराब कर रही थी। संख्या नींद में अपने नाजुक से हाथ से उस लट को अपने चेहरे से हटा रही थी, पर वो कमबख्त बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। शैतान अपनी लाल आंखों से अब एक तक संख्या को देख रहा था। अब उसके चेहरे में खो गया था जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। अब शैतान और परी का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। संख्या की सांसें शैतान के चेहरे पर महसूस हो रही थी जिससे वो सिहर रहा था। उसे तो ऐसा अजीब सा एहसास पहली बार हो रहा था क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया। उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। शैतान के चेहरे पर अपने आप कातिल मुस्कान आ गई। अब वो अपनी जुनूनी निगाहों से संख्या के चेहरे को एकटक देख रहा था। इस अधूरी रात में हल्की सी रोशनी में संख्या बेहद हसीन लग रही थी। अचानक से शैतान के कानों में आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर वो अपने होश में आया और संख्या से दूर होकर खड़ा हो गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा था। इन फालतू चीजों के लिए वो इंसानी दुनिया में नहीं आया था। उसका मकसद कुछ और है। शैतान संख्या को घूरता हुआ वहां से चला गया और अपने पंखों को फैलाकर काले आसमान में उड़ने लगा। आसमान में खड़े होकर उसने अपने हाथों को आपस में मिलाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ये सब करते हुए वो बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की उस पर आसानी से फिदा हो सकती थी। शैतान ने मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गया। अपने भयंकर खूंखार शैतानी लोक में पहुंच गया जहां का वो बादशाह है। शैतान सीधा अपने दरबार में आया जहां पर उसके गुलाम से झुकाकर खड़े थे। शैतान अपनी तख्त की तरफ बढ़ने लगा। वो बड़े रौब से उस पर बैठ गया और अपनी शैतानी लाल निगाहों से सबको देखने लगा। तभी वामिका आगे आई और अपना सिर झुकाकर बोली, शैतान की जय हो, सरताज का राज कायम रहे। शैतान ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी सख्त आवाज में पूछा, बोलो क्यों पुकारा तुमने हमें? वामिका ने जवाब दिया, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो बात उस लड़की से जुड़ी हुई है जिसकी तलाश में आप इंसानी दुनिया में गए हैं। वामिका की बात सुनते ही शैतान की आंखें गहरी हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और इशारा करके सभी को वहां से जाने के लिए कह दिया। सबके जाते ही वामिका बोली, क्या आपको बाहर जाते ही कुछ अजीब सा एहसास होने लगा है? क्या आप कुछ महसूस करने लगे हैं? क्या कोई शक्ति आपको खींच रही है? शैतान ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वामिका बोली, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। हमने उस बिनावती से पता कर पाया है कि उस लड़की को कुछ दैवीय शक्ति प्राप्त है। वो इतनी भी आम नहीं है। उसे बिना छूए इतनी आसानी से आप ढूंढ नहीं पाएंगे और अब हर लड़की को तो हम छू नहीं सकते। तो बचा एक ही रास्ता और वो ये है कि उस लड़की से आपको काफी अलग से एहसास मिलेंगे। उसमें कुछ भी असाधारण नहीं होगा।
वामिका की बात सुनते ही शैतान के सामने संख्या का चेहरा घूमने लगा। शैतान ने अपना तेज दिमाग चलाना शुरू किया और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर हद से ज्यादा डरावनी मुस्कान तैर गई और उसने भारी आवाज में कहा, इसी बात पर आज विनावती को हमारी तरफ से 2 कोड़े कम मारना। कहना शैतान ने इस जानकारी के लिए इनाम दिया है। शैतान की बात सुनकर वामिका के चेहरे पर भी काफी मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोली, बस जल्दी से वो लड़की उन्हें मिल जाए, फिर उसका खात्मा होगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, जिसके लिए हमने न जाने कितना इंतजार किया है। शैतान बड़े डरावने तरीके से अपने चेहरे को मसलने लगा और उसकी लाल आंखों में संख्या का चेहरा दिखाई देने लगा। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, पर वो था बहुत खतरनाक और अकल्पनीय, जिसका एहसास तक संख्या को नहीं था। संख्या इन सबसे बेखबर आराम से अपने रूम में सो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके आने वाली कल में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसकी जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। संख्या गहरी नींद में सो रही थी, पर उसके दिमाग में शैतान घूम रहा था, जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था, पर उसे उसकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो हमेशा संख्या के सपनों में आता था। संख्या उसके बारे में सोच सोच कर घबरा रही थी। नींद में भी उसे पसीना आ रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही वो तेज तेज सांसें लेने लगी और बेड का सहारा लेकर बैठ गई। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने अपने हाथों को आपस में लपेट लिया और गहरी सांस लेने लगी। कितना हसीन मौसम है, ऐसे में भी हम उस शैतान को याद कर रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या नाता जोड़ दिया है हमारा उससे, क्या जानकर भी उसे भूल नहीं पाते। चाहे दुख हो या सुख हो, इस मन से उसकी याद नहीं जाती। नफरत का रिश्ता जो ठहरा हम दोनों के बीच। इतना कहकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपना सिर टिकाकर बैठी हुई खिड़की के बाहर देखने लगी। अगली सुबह संख्या तैयार होकर अपने रूम से बाहर आई। वो नीचे हॉल में आई और बिना नाश्ता किए अपने कॉलेज के लिए जाने लगी तो सामी ने उसे रोकते हुए कहा, भूखे पेट नहीं जाते, कुछ खा लो। संख्या बोली, हम कॉलेज की कैंटीन में खा लेंगे ना माँ, अभी हमें देरी हो रही है, वरना मैथ्स की क्लास मिस हो जाएगी और फिर वो अजीब से गुस्सेल सर गुस्सा करने लगेंगे। इतना कहकर संख्या विशाल के बारे में सोचने लगी। उसके सामने विशाल का गुस्सेल और हैंडसम चेहरा घूमने लगा। संख्या को न जाने क्या हो रहा था कि उसके अंतर मन में अजीब से ख्याल आने लगे, जिससे उसके जिस्म में सिरहन पैदा होने लगी। उसने झट से अपने ख्यालों को झटक दिया और बिना रुके वहां से चली गई। संख्या के पीछे पीछे नितिन भी घर से बाहर चला गया। थोड़ी दूर जाकर संख्या बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई और बस का इंतजार करने लगी। उसने टाइम देखा तो उसे काफी देर हो गई थी, बस भी टाइम से नहीं आ रही थी। संख्या परेशान होने लगी कि तभी नितिन अपनी बाइक लेकर उसके सामने आ गया और बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या संख्या नितिन के साथ कॉलेज जाएगी या कर देगी इनकार? वामिका की बातों से शैतान के चेहरे पर मुस्कान क्यों आ रही थी? क्या वो ये जान गया था कि संख्या ही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश है? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रीति लिपि एफएम पर। संख्या कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस नहीं आ रही थी तो संख्या परेशान होने लगी। तभी नितिन अपनी बाइक लेकर उसके सामने आ गया और बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उसे देखकर संख्या ने मुंह फेर लिया। नितिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को काबू करके कहा, ये नखरे बाद में दिखा लेना, अभी बैठ जाओ वरना लेट हो जाओगी। संख्या को उसके पीछे बैठना तो नहीं था, पर उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी नितिन की बाइक पर बैठ गई। नितिन के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो संख्या को लेकर वहां से चला गया। नितिन जानबूझकर एकदम से ब्रेक लगा रहा था ताकि संख्या उससे टकरा जाए, पर संख्या भी ठहरी होशियार। उसने बाइक को पीछे से कसकर पकड़ लिया था। कुछ दूर जाने पर ट्रैफिक सिग्नल के आगे नितिन ने बाइक रोकी और ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने लगा। संख्या बाइक पर पीछे चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उनके ठीक पीछे एक बड़ी लग्जरी कार आकर रुकी, जिसके कांच भी काले थे। उसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। संख्या ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर गाड़ी में बैठे शख्स की तेज जुनूनी निगाहें संख्या को ही देख रही थी। उसने देखा संख्या किसी लड़के के पीछे बैठी हुई है। ये देखकर न जाने क्यों शख्स को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की हर जगह क्यों दिखाई देती है? हमारी स्टूडेंट होकर यहाँ अय्याशी की जा रही है, हमें ये सब पसंद नहीं है। विशाल गुस्से से संख्या को देख रहा था। उसे खुद पता नहीं था उसे गुस्सा किस बात का आ रहा है। विशाल की नजरें संख्या से हट नहीं रही थी। संख्या के बाल खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसे गर्मी लग रही थी। उसने अपने हाथों से बालों को बांधना शुरू कर दिया। उनकी एक चोटी बना ली। ये देखकर भी विशाल को गुस्सा आने लगा। उसने अपने बाल क्यों बांध लिए? उसे अपने बाल खुले रखने चाहिए थे। वो यही सब सोच रहा था। तभी सिग्नल फ्री हो गया, लेकिन उस ओर संख्या का ध्यान नहीं था। ऐसे में नितिन ने बाइक को जोर से रेस दी, जिस वजह से संख्या से टकरा गई। विशाल ने अपनी तेज आंखों से देखा कि संख्या का सीना नितिन के पीठ से टकरा गया था। ये देखकर तो विशाल के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जोर से एक मुक्का अपनी स्टीयरिंग पर दे मारा और गुस्से से बोला, बेशर्म लड़का। विशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और नितिन की बाइक के पीछे पीछे चलने लगा। अब तक संख्या ने खुद को संभाल लिया, पर नितिन से दूरी पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उनकी बाइक हाईवे पर तेज चल रही थी और नितिन बार-बार ब्रेक लगा रहा था और संख्या ने कसकर बाइक को पकड़ रखा था। ये सब देखकर विशाल समझ गया था कि लड़का गलत इरादों वाला है, पर विशाल को इस सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे ना इस लड़की से मतलब था और ना इससे जुड़े लोगों से। विशाल ने अपनी नजरें फेर ली और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उन दोनों के आगे निकल गया। उसके जाते ही पता नहीं क्या हुआ कि नितिन की बाइक का टायर पंचर हो गया और उसे बाइक बीच सड़क पर रोकनी पड़ी। संख्या बाइक से उतरकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसे बहुत लेट हो गया था। वो काफी परेशान लग रही थी कि तभी कहां से एक कैब उसके आगे आकर खड़ी हो गई। संख्या उसे देखकर खुश हो गई और जल्दी से उसमें बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। नितिन ने गुस्से में उसे घूर के देखा और अपनी बाइक के टायर पर एक लात मारी। संख्या कैब में बैठकर अपने कॉलेज पहुंच गई और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुस गई। अब संख्या लॉबी में भाग रही थी और जैसे जैसे वो अपनी क्लास के नजदीक पहुंच रही थी वैसे वैसे क्लास में खड़े विशाल की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे अजीब से एहसास होने लगे थे, साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा था। तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी पेन को जोर से दबा दिया और वो टूटकर बिखर गई। सभी स्टूडेंट उसके गुस्से को देखकर सहम गए। क्लास में खुसर-फुसर होने लगी, जिसे सुनकर विशाल जोर से चिल्लाया, शट अप। सभी स्टूडेंट खामोश होकर उसे देखने लगे। विशाल सभी को गुस्से से घूर रहा था। तभी उसके कानों में बेहद खूबसूरत और मीठी आवाज सुनाई दी, कम इन सर। उस आवाज को सुनकर विशाल का दिल धक से रह गया। उसके बदन में सिरहन सी दौड़ गई। विशाल ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने संख्या का खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगा। विशाल ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसकी मुट्ठी आपस में कस गई थी। गुस्सा उस पर हावी होने लगा। वो संख्या की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, हमें डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को समझती क्या हो? लेट आओगी और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दोगी। कहीं की महारानी हो तो वहीं जाकर राज करो। हमारी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। विशाल का गुस्सा देखकर संख्या सहम गई। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। तभी विशाल ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जाओ यहाँ से। लेट आने वाले स्टूडेंट्स हमारी क्लास में नॉट अलाउड। इतना कहकर विशाल ने अपनी नजरें फेर ली और सभी स्टूडेंट को देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? चुपचाप किताब पर ध्यान दो वरना इसके साथ तुम सबको निकाल दूंगा। अभी भी स्टूडेंट चुपचाप किताबों में देखने लगे। गौरव और जिमी संख्या के लिए बुरा फील कर रहे थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। संख्या ने विशाल की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछकर बोली, नाजायज गुस्सा अन्याय है जो हम नहीं सहते। इतना कहकर संख्या बिना रुके तेजी से वहीं से चली गई। उसके जाते ही विशाल को और गुस्सा आया। उसने जोर से टेबल पर एक मुक्का मारा और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए तेजी से संख्या के पीछे पीछे चला गया। अब संख्या लॉबी में भाग रही थी और विशाल अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए उसे गुस्से से घूमते हुए उसके पीछे तेजी से चल रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। संख्या उससे जुबान लड़ाकर जो गई थी। अब इसका हिसाब लेना तो बनता था। विशाल की क्लास से जाते ही क्लास में हंगामा खड़ा हो गया। सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। गौरव और जिमी संख्या के लिए परेशान हो रहे थे। पता नहीं वो गुस्से टीचर उसके साथ क्या करने वाला था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो नेहा को आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, ये संख्या सच में बहुत चालाक लड़की है। देखो कैसे विशाल को अपने पीछे दौड़ा रही है। किसी भी तरह उनका टेंशन लेना चाहती है। ये गंदी लड़की। मन करता है इस लड़की को जान से मार दूं। मेरे और विशाल के बीच में आ रही है।
संख्या लॉबी से बाहर निकल गई और क्राउन में तेजी से बाहर निकली। तभी उसके कानों में एक ड्रॉप दार और गुस्से आवाज सुनाई दी, वही रुक जाओ लड़की, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोचने के काबिल नहीं रहोगी। संख्या ने मिशाल की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो वो गुस्से से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। संख्या को उसके आने से डर लगा था, पर वो हिम्मत करके वो अपनी जगह पर खड़ी रही और मिशाल उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मिशाल की आंखें आग उगल रही थी तो वहीं संख्या अपनी हरी आंखों से शिकायती लहजे में मिशाल को देख रही थी। मिशाल ने संख्या के पास आते ही अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तमीज नहीं है जो अपने टीचर से इस तरह जुबान लड़ाकर भाग रही हो लड़की। संख्या बोली, सर पहली बात तो ये कि हमारा नाम संख्या ग्रोवर है, इसलिए हमें बार बार लड़की कहकर बुलाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारे अंदर बहुत तमीज है, हम आपकी भी बहुत इज्जत करते हैं, पर फालतू का गुस्सा, अन्याय हम सह नहीं सकते, इसलिए यहाँ चले आए। फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं। मिशाल संख्या में खो चुका था। अब वो बिना पलके झपकाए संख्या के खूबसूरत हिलते हुए होठों को देख रहा था। संख्या बोल रही थी और मिशाल बस उसे देखे जा रहा था। उसे किसी बात का कोई होश नहीं था। वो संख्या के चेहरे को नशे भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम इंसान नहीं लगती, इस दुनिया की नहीं लगती, ऐसी खूबसूरती। मिशाल की बात सुनकर संख्या दंग रह गई। वो बोलते बोलते रुक गई और मिशाल को हैरानी से देखने लगी। मिशाल संख्या की खूबसूरत हरी आंखों में झांक रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि अभी अभी वो क्या बोल गया। संख्या मिशाल की बात सुनकर हड़बड़ाई, इंसान हूं और इसी दुनिया से हूं। मिशाल अपनी जुनूनी निगाहों से संख्या की तरफ देखते हुए उसके करीब जाने लगा तो संख्या घबरा गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। मिशाल लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो संख्या की आंखों में कुटिलता से देखते हुए बोला, झूठ, एकदम झूठ, तुम इस। संख्या और ज्यादा घबरा गई, नहीं मैं इसी दुनिया की नॉर्मल लड़की हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हैं। संख्या घबराती हुई पीछे हटती जा रही थी और मिशाल अपनी धुन में मगन उसके करीब बढ़ता जा रहा था। संख्या अपने मन में बड़बड़ा रही थी, ये बोलेगा इन्हें किसे पता चला कि हम इंसान नहीं हैं, एक परी है। अगर इंसानी दुनिया में ये खबर फैल गई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर उस शैतान को भी हमारी खबर मिल जाएगी और वो हमें उठाकर ले जाएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मिशाल संख्या से घबराए हुए चेहरे को अपनी कातिल निगाहों से देख रहा था और बोला, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है, जैसे हमने तुम्हारी दुखती बस पर हाथ रख दिया। मिशाल की बात सुनकर संख्या बोली, आप कुछ भी कह रहे हैं सर, हम एक आम परिवार की आम लड़की है जिसके पीछे आप हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी में पहले विलन की कमी नहीं है जो आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं। मिशाल बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारी जिंदगी के हीरो बन जाए। संख्या ने माफी मांगने वाले लहजे में कहा, हे भोलेनाथ, देखिए सर, हमसे गलती होगी जो हम देर से आए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कल से हम आपको क्लास में सबसे पहले दिखाई देंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। मिशाल संख्या को अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, कई रास्ता फन इस चेहरे के पीछे, आंखें बोलना चाहती है पर लब खामोश है। संख्या ने मिशाल की आंखों में देखा और बोली, जिंदगी उलझनों से भरी है, हर राह पर कांटे बिछे हुए इंतजार कर रहे हैं, कोमल सा मासूम सा दिल है, दुनिया भर की तकलीफ लिए घूम रहा है, चारों तरफ बस शोर है, एक ऐसा सुकून का कोना नहीं जहाँ सिर रखकर दो बूंद आंसू बहा सके। संख्या का एक एक शब्द मिशाल को अंदर तक खिला गया। अब वो खामोश खड़ा होकर संख्या को देखे जा रहा था, जो दुखी आंखों से उसे ही देख रही थी, मानो उसे अपने हर दुख की शिकायत कर रही। मिशाल को पता नहीं क्यों संख्या की हर बात से फर्क पड़ रहा था, जबकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। तभी संख्या की आंखों से पानी की बूंदें झलक पड़ी और वो बहती हुई संख्या के गले पर आ गई। मिशाल उन बूंदों को बड़ी शिद्दत से देख रहा था। संख्या की गोरी से त्वचा पर वो पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। मिशाल फिर से संख्या की तरफ आकर्षित होने लगा था। मिशाल संख्या के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा था, संख्या को किसी और के साथ देखकर उसे गुस्सा क्यों आया था। क्या संख्या नितिन की बुरी नीयत से खुद को बचा पाएगी, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। संख्या की गोरी त्वचा पर वो पानी की बूंद मोती की तरह चमक रही थी। मिशाल फिर से संख्या की तरफ आकर्षित हो रहा था। मिशाल के हाथ संख्या के गले की तरफ बढ़ने लगे। वो उस बूंद को छूना चाहता था। मिशाल को खुद पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसके हाथ संख्या के गले की तरफ बढ़ रहे थे। संख्या उसे हैरानी से देखकर अपने कदम पीछे ले रही थी। वही मिशाल बिना होश के उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी संख्या ने असहज होकर पूछा, ये क्या कर रहे हैं। मिशाल नशे में दीवानगी से भरी आवाज में बोला, महसूस। मिशाल की आवाज सुनकर संख्या के बदन में सिरहन दौड़ गई। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। वो भी मिशाल की तरफ आकर्षित होकर उसके हैंडसम चेहरे को देखती जा रही थी। संख्या पीछे नहीं हट रही थी, वो अपनी जगह पर जम सी गई थी और उसके ठीक सामने खड़ा मिशाल अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते जा रहा था। उन दोनों की बढ़ती करीबी आसपास के माहौल को बदल रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दोनों की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। मिशाल जैसे ही संख्या को छूने वाला था तभी संख्या का फोन बजने लगा और वो अपने होश में आ गई। उसने मिशाल के हाथ को देखा जो उसे छूने ही वाला था। संख्या के गाल लाल हो गए। वो झटके से पीछे पलट गई जिससे उसके सुनहरे बाल मिशाल के चेहरे से टकरा गए। मिशाल की आंखें अपने आप बंद हो गईं। वो संख्या के बालों की खुशबू से मदहोश होने लगा। संख्या बिना उनके पास से जाने लगी। मिशाल ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और जुनून से मटक कर चल रही संख्या को देखने लगा। संख्या का दिल धक धक कर रहा था। वो भागे जा रही थी तभी मिशाल अपने मन में बोला, रुक जाओ। संख्या को अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो अपनी जगह पर रुक गई। उसका दिल उसके बस में नहीं रहा। वो जोर जोर से धड़क रहा था। संख्या हैरान रह गई कि उसे किसी ने सच्ची शिद्दत से पुकारा था। तभी संख्या की पीठ को दीवाने की तरह देखते हुए मिशाल ने कहा, कुछ तो खास है इसमें जो किसी ने नहीं है, जो उसे ना देखना चाहिए वो भी इसके लिए पागल हो जाए। बर्बाद का रूम है लड़की, हवा को करती इसके लिए तूफान को तबाह कर दे। ऐसी इसकी सुबह सच कहा है इस बेरहम ने। राज कई दफन है इस चेहरे के पीछे। मिशाल संख्या को एक टक देख रहा था। संख्या उसकी तरफ पीट कर देख रही थी। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था जो उसे कई बार होता है। संख्या का मन कर रहा था कि वो पलट कर देखे पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। संख्या ने अपने आप को शांत किया और झट से पलट गई। तभी उसकी नजर मिशाल की गहरी नजरों से जाम गई। अब दोनों एक टक बिना पलके झपकाए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों के लब खामोश पर आंखें अपना काम कर रही थी। तेज तेज हवाएं चल रही थी। संख्या के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बेहद खूबसूरत और हसीन लग रही थी जिसका असर सीधे मिशाल पर हो रहा था। पर वो समझकर भी समझना नहीं चाह रहा था। अचानक से हवा का तेज झोंका आया जिसकी वजह से संख्या के तन पर रखी हुई चुनरी उड़ने लगी और धीरे धीरे वो संख्या के सीने से उड़ गई। संख्या को होश आया तो वो घबरा गई। उसके तन पर चुनरी ही नहीं थी। संख्या को शर्म आने लगी। उसने अपने हाथों से अपने सीने को ढक लिया और असहज महसूस करने लगी क्योंकि मिशाल उसके सामने ही खड़ा था। संख्या को यूं देखकर मिशाल ने अपनी नजरें फेर ली और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मिशाल के ऐसे बर्ताव को देखकर संख्या एक बार फिर उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। मिशाल ने देखा संख्या का दुपट्टा पेट डाल में फंस गया था। मिशाल पेट के पास गया। उसकी हाइट काफी ज्यादा थी। उसने बड़ी आसानी से उसके दुपट्टे के छोर को पकड़कर खींच लिया। अब पूरा दुपट्टा मिशाल के हाथ में था जिसकी महक काफी हसीन और आकर्षक थी। मिशाल की सांसों में दुपट्टे की महक घुल रही थी और उसे दीवाना बना रही थी। मिशाल ने अपने आप को शांत किया और दुपट्टा लेकर संख्या की तरफ बढ़ने लगा मगर उसने एक बार भी संख्या के सीने की तरफ नहीं देखा बल्कि उसकी निगाहों को देखता हुआ वो उसके पास आया और उसका दुपट्टा आगे बढ़ाते हुए बोला, संभाल कर रखा करो अपने सामान को भी और खुद को भी। ये दुनिया बहुत खतरनाक है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है इस पर घूम रहे दरिंदे।
ये कहकर विशाल पलटकर वहां से सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला गया। संख्या ने उसके हाथ से दुपट्टा ले लिया। वो अभी भी उसकी कई बातों के बारे में सोच रही थी। उसने अपने दुपट्टे को अपने सीने से लगा लिया। दूर लॉबी में खड़ी नेहा ने जब ये नजारा देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसे संख्या पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लगा संख्या विशाल पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी और उसे नेहा से छीनने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया और वो बिना सोचे समझे विशाल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। उसे क्या पता था कि वो कुल्हाड़ी पर पैर मारने जा रही है। नेहा तेजी से आगे बढ़ी और विशाल के ऑफिस के बाहर खड़ी होकर दरवाजे को खटखटाने लगी। उसने दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नेहा ने दोबारा और कई बार कोशिश की, तभी अंदर से गुस्सैल आवाज सुनाई दी, जब एक बार में जवाब नहीं दे रहे तो समझ नहीं आता क्या? नेहा छिप गई और अपना थूक गटक कर दरवाजे के पास जाकर बोली, सर मैं नेहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अंदर से फिर से गुस्से भरी आवाज आई, हम बात नहीं करना चाहते। नेहा ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोला, यार पहले ऐसा आदमी देखा है, उसे लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज तक जितने भी लड़के आए सबके सब मुझ पर फिदा हो गए, पर ये आदमी तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ऊपर से इसका गुस्सा, हद है मतलब। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, इस इंसान को तो मुझे पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे उस संख्या के हाथ में नहीं आने दूंगी। तभी नेहा ने फिर से दरवाजा खटखटाया और विशाल को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गुस्से आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। वहीं बाहर खड़ी नेहा ने जैसे दरवाजे को हाथ लगाया तो उसके हाथ बुरी तरह से जलने लगे, जिससे वो जोर से चीखकर दरवाजे से दूर हो गई। नेहा की चीख सुनकर विशाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। नेहा अपने हाथ को सहलाने लगी जहां जलने की वजह से लाल निशान हो गया था। नेहा को बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो दरवाजे को हैरानी से देखते हुए बोली, इतना जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इस दरवाजे को क्या हुआ? ये अंगारों जैसा गन कैसे हो गया? नेहा का हाथ जल रहा था, उसे दर्द भी बहुत हो रहा था। वो परेशान हो रही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर बड़बड़ाई, कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता। आज तो इस दरवाजे ने मुझे रोक दिया, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। विशाल, आप सिर्फ मेरे हो, आपके ऊपर मेरा दिल क्या है। नेहा दरवाजे को घूरकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर संख्या ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और तेजी से अपने क्लासरूम की तरफ भाग गई। तभी संख्या और नेहा दोनों क्लासरूम के दरवाजे पर एक दूसरे से टकरा गई। उसे देखकर नेहा के जले हुए हाथ पर और दर्द होने लगा। वो दर्द से करा उठी। संख्या ने उसे देखा तो फिक्र भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम ठीक तो हो ना? नेहा को संख्या पर गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बेशर्म लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टकराने की? देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चोट आई है। संख्या चौंक पड़ी। उसने पीछे हटते हुए कहा, ये तरीका है किसी से बात करने का, और हमारी वजह से तुम्हें कैसे चोट आ गई? नेहा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, चुप रहो बेशर्म लड़की, जब देखो हैंडसम लड़कों को देखकर लाड टपकाती रहती हो, और अब तो हमारे टीचर पर गंदी नजर है तुम्हारी। नेहा की बात सुनकर संख्या को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कसी। उसके माथे की नसें फूलने लगी। उसे अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होने लगी। संख्या को ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था। नेहा संख्या को गुस्से में बोल ही रही थी जिससे संख्या का आपा हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। नेहा की उस पर नजर नहीं पड़ी। संख्या गुस्से में अपना होश खो रही थी। उसने अपना हाथ नेहा की तरफ बढ़ाया था कि तभी वहां पर गौरव और जिमी आ गए। उन्हें देखकर संख्या के हाथ हवा में ही रुक गए। तभी संख्या बेहिसाब नफरत और गुस्से से नेहा को देखकर बोली, बेहुदा लड़की, इतनी गंदी सोच और इतनी घटिया जुबान है तुम्हारी, जैसे तुम खुद हो वैसे ही सबको समझती हो। हम बहती नदी के पानी से भी पवित्र है, जिसे सिर्फ वही छू सकता है जो हमारे मुकाबले का हो, जिसके नसीब में हम हैं, कि कोई समझी? संख्या की बात सुनकर नेहा को और गुस्सा आ गया। उसने फिर संख्या को उंगली दिखाते हुए कहा, ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाई हो? तुम तो एक पागल लड़की हो जो दिन में अजीब अजीब से सपने देखती रहती है। सड़नछाप आवारा लड़की हो तुम। संख्या को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नेहा के साथ कुछ बहुत बुरा करना चाह रही थी, पर उसके अंदर की अच्छाई उसे रोक रही थी। संख्या ने गुस्से से नेहा की आंखों में देखा तो अचानक से नेहा की आंखों में जलन होने लगी जो उसे सहन नहीं हो रही थी। वो दर्द से करने लगी। आसपास सभी स्टूडेंट खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। संख्या एक टक नेहा को घूर रही थी। उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। अब नेहा को संख्या पर और गुस्सा आ रहा था। तभी उसने अपना हाथ संख्या के गाल की तरफ बढ़ा दिया और जैसे ही उसे थप्पड़ मारने लगी तभी सबके कानों में विशाल की भयंकर गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। ये सुनकर नेहा के हाथ हवा में ही रुक गए। संख्या तो अभी भी नेहा को गुस्से से देख रही थी। वहीं सभी स्टूडेंट उस तरफ देखने लगे जहां से विशाल भी गुस्से से लाल आंखों के साथ सबको घूरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी विशाल उनके पास आया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक संख्या को देखने लगा जो नेहा को बेहिसाब गुस्से से देख रही थी। विशाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मिस संख्या ग्रोवर, आंखें हमारी तरफ और सिर्फ हमारी तरफ। विशाल की तेज पुकार सुनकर संख्या अपनी होश में आई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। संख्या बहुत तेज सांस ले रही थी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। विशाल उसके गुस्से को देखकर जोर से बोला, चुपचाप हमारे ऑफिस में चली जाओ। संख्या ने बोलने की कोशिश की पर सर, विशाल गरज उठा, चुप, एक शब्द नहीं सुनेंगे, जितना कहा है उतना करो वरना। संख्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नेहा को घूरा और वहां से विशाल के ऑफिस की तरफ चली गई। जाते ही विशाल ने हद से ज्यादा गुस्से से नेहा को देखा, चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इस तरह लड़ाई झगड़ा करने की? विशाल ने संख्या को अपने ऑफिस चलने के लिए क्यों कहा था? नेहा अब विशाल से क्या कहेगी? क्या विशाल को पाने की चाहत में राख हो जाएगी नेहा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। नेहा और संख्या को आपस में झगड़ते देख विशाल का पारा चढ़ गया था। असल गुस्सा तो उसे नेहा पर ही आ रहा था। विशाल ने हद से ज्यादा गुस्से से नेहा को देखा और चिल्लाते हुए बोला, नॉनसेंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉलेज में इस तरह से लड़ाई झगड़ा करने की? नेहा जो अपनी आंखें मसल रही थी, उसके हाथ में भी जलन हो रही थी। उसने लाचारी से विशाल की तरफ देखा और नाटक करते हुए बोली, सर मेरी कोई गलती नहीं है, लड़ाई पहले उस लड़की ने शुरू की थी। विशाल ने उसे धमकाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम संख्या है और दूसरी बात, ये नाटक किसी और के सामने करना। नेहा में आते हुए बोली, सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो संख्या बहुत चालाक लड़की है, वो मुझसे जल्दी है इसलिए लड़ाई करती रहती है। नेहा की बात सुनकर गौरव और जिमी उसे गुस्से से घूरने लगे क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रही थी। तभी विशाल ने नेहा की तरफ नफरत भरी नजर डालते हुए बोला, उसे किसी से जलने की जरूरत नहीं है, पूरी कायनात जिससे जल्दी हो वो भला तुमसे क्यों जलेगी? विशाल की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रहे, खासकर नेहा। सब लोग विशाल के गुस्सैल चेहरे को देखने लगे जो एक स्टूडेंट की सरेआम तारीफ कर रहे थे। ये देखकर नेहा को गुस्सा आने लगा। उसे विशाल की आंखों में संख्या के लिए जुनून साफ साफ दिखाई दे रहा था। विशाल संख्या को कुछ नहीं कह रहा था बल्कि उसने उसे वहां से भेज दिया था और वो अब नेहा को सुना रहा था। तभी गौरव और जिमी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? जो इंसान कुछ देर पहले संख्या पर गुस्सा कर रहा था उसे क्लास से भी निकाल दिया, अब वही इंसान संख्या की तारीफ कर रहा था। कॉलेज में हुए हंगामे की खबर प्रिंसिपल तक पहुंच गई और वो तुरंत वहां आ गए। उन्होंने कहा, मिस्टर विशाल क्या हुआ और किसकी गलती थी बताइए, क्योंकि कॉलेज की शांति भंग की गई है जो सहन करने लायक नहीं है। प्रिंसिपल की बात सुनकर नेहा बुरी तरह डर गई। उसकी गलती के लिए अगर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। उसे किसी भी तरह बचना होगा, पर वो करे तो क्या करे? उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए विशाल की तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी वो अपनी रौबदार आवाज में बोला, ये मैटर हम खुद हैंडल कर लेंगे क्योंकि गलती हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ने की है, तो अब सबक भी हम ही सिखाएंगे अपने अंदाज में। नेहा ही सुनते ही कांपने लगी और उसने अपनी नजरें झुका ली। प्रिंसिपल को भी विशाल की बात सही लगी और उन्होंने कहा, ठीक है मिस्टर विशाल, जैसा आपको ठीक लगे, आप हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विशाल ने भी सभी स्टूडेंट को गुस्से से घूरते हुए बोला, तमाशा देखने के लिए कॉलेज आते हो क्या? सभी स्टूडेंट छिप गए और तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही विशाल ने अपने ऑफिस की तरफ देखा और बोला, मिस नेहा तुम यही खड़ी रहोगी?
जब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, और तब तक हम जरा मिस संख्या से निपट कर आते। निशाल ने गुस्से से मुड़ा, वहां से अपने ऑफिस की तरफ चला गया। निशाल ने अपने ऑफिस के दरवाजे पर हाथ रखा तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसने अपने आप को शांत किया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने देखा संख्या शांत होकर खिड़की के पास खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर उसके साथ खेलियां कर रही थी, जिसके कारण संख्या के सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस वक्त संख्या बेहद आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। विशाल तो उसे देखते ही रह गया और अपना सारा गुस्सा भूल गया। विशाल संख्या को देखे जा रहा था। तभी संख्या ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, आइए अब आप भी अपना गुस्सा और शक्ति आजमा लीजिए मुझ पर। वैसे भी हमें आदत है अन्याय सहने की, ताने सुनने की, इसीलिए सर आप भी पीछे मत हटिए। संख्या की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखकर जुनून भरी आवाज में बोला, जुनून हमारा बेहद खतरनाक है, बस आजमाही की देरी है। नफरत हमारी बेमिसाल है, बस भागने की देरी है। संख्या बाहर देखते हुए बोली, इन दोनों को ही आप हमारे ऊपर आजमा सकते हैं। हम आपके जुनून और नफरत के लिए तैयार हैं। संख्या की बात सुनकर विशाल की कुटिल मुस्कान गहरी हो गई और वो अपने हाथ को अजीब नजरों से देखने लगा। ये दोनों चीज सिर्फ उसके लिए है जिसकी हमें तलाश है, जो हमारी मंजिल है, हमारी अमानत है। संख्या ने भी उसी लहजे में कहा, कितना अजीब है ना कि जुनून भी उसी से है जिससे नफरत है। विशाल बोला, हमारा जुनून नफरत से भरा हुआ है, नफरत उसकी राह है और नफरत ही उसकी आखिरी मंजिल है। संख्या ने तपाक से कहा, जुनूनी नफरत कहीं जुनूनी इश्क में तब्दील ना हो जाए। विशाल बोला, इश्क होता क्या है ये हम नहीं जानते, इसीलिए उसे अपनी जिंदगी में आने नहीं देंगे। संख्या फीका सा मुस्कुराकर बोली, ना आने दी तो ही बेहतर है, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। विशाल ने अपनी तेज नजर से संख्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अलग ही नूर और जुनून छाया हुआ था। तभी संख्या विशाल की तरफ मुड़ी और बोली, सर आपको हमसे कुछ और कहना है या हम यहाँ से जा सकते हैं। विशाल ने अपनी तेज नजरों से संख्या को घूरा और बड़े जुनून से बोला, कहना तो बहुत कुछ है और सिर्फ तुमसे ही कहना, और एक बात याद रखना, तुम हमारी नजरों से बचकर कहीं जा नहीं सकती। संख्या ने थोड़ी हैरानी भरी आवाज में पूछा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। विशाल ने जवाब दिया, हम खुद नहीं जानते, पर बस 24 घंटे हमारी नजर तुम पर रहेगी। संख्या विशाल के चेहरे को हैरानी से देखने लगी। कोई आदमी इतना अजीब और रहस्यमय कैसे हो सकता है, कुछ तो खास है विशाल में, जैसा वो दिखता है वैसा असल में है नहीं। अब दोनों एक दूसरे को लगातार देखते जा रहे थे। विशाल को न जाने क्या हुआ, वो संख्या की तरफ बढ़ने लगा। विशाल को अपनी तरफ आता देख संख्या घबराकर पीछे हटने लगी। आप ये क्या कर रहे हैं। विशाल कुछ नहीं बोला और विकट निगाहों से संख्या को देखते हुए उसके करीब जाने लगा। संख्या पीछे हटती जा रही थी कि दीवार से जाकर चिपक गई। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। संख्या सहम कर उसे सक गई। विशाल लगातार उसी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही उसके बेहद करीब आया, संख्या की सांसें तेज होने लगी। उसे बेहद अजीब एहसास होने लगा। विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो संख्या सहम कर खड़ी हो गई और उसके हाथ को देखने लगी। विशाल के हाथ संख्या के चेहरे के एकदम पास पहुंच गए थे। तभी उसने अपने दोनों हाथ संख्या के ठीक पास दीवार पर रख दिए और संख्या के खूबसूरत चेहरे को अपने जुनूनी निगाहों से देखने लगा। संख्या ने इधर-उधर देखा तो उसके दोनों तरफ विशाल के दोनों हाथ थे और लगातार संख्या को घूरता जा रहा था। वो संख्या के गाल लाल हुए थे। उसे विशाल से एक बेहद आकर्षक महक आ रही थी जो उसे विशाल की तरफ आकर्षित कर रही थी। विशाल संख्या के और करीब आने लगा। दोनों के दिलों में अजीब सा एहसास होने लगा था। बाहर का मौसम एक बार फिर से असामान्य हो रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल छाने लगे थे और विशाल और संख्या एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे। विशाल संख्या के और करीब जाकर उसे छूटा। इससे पहले ही उसके हाथ हवा में रुक गए। अचानक उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था। ये देखकर विशाल को गुस्सा आने लगा। आंखें खून से लाल हो चुकी थी जिस संख्या ने नहीं देखा था। अब विशाल की आंखों में अंगारे भड़क रहे थे। संख्या के झुके हुए चेहरे को देखकर विशाल का आपा खुल रहा था। उसकी मुट्ठी कस गई थी और अचानक उसे न जाने क्या हुआ कि उसने बहुत जोर से एक मुक्का संख्या के ठीक पास में दीवार पर मार दिया। संख्या डर गई और हैरानी से विशाल को देखने लगी जो गुस्से की आग से जल रहा था। संख्या उसे देखकर डर गई और खुद में सिमटने लगी। विशाल की आंखें अब नॉर्मल हो चुकी थी पर गुस्सा बरकरार था जो सबको डरा देने के लिए काफी था। विशाल ने डरी सहमी हुई संख्या को देखा और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपनी ओर आकर्षित करने की। इतनी मजाल तुम्हारी कि तुम हमें अपने जाल में फंसाकर अपने गलत इरादे पूरे करना चाहती हो। तुम इंसानी लड़की खुद को समझती क्या हो कि अपने हुस्न के जाल में सभी मर्दों को फंसा लोगी। तुम्हारी गलतफहमी है लड़की, हम उस तरह के मर्द नहीं है जो औरत की तरफ उसकी खूबसूरती देखकर आकर्षित होता है। विशाल की बात सुनकर संख्या को धक्का लगा। उसके सीने में अजीब सा दर्द होने लगा और उसे गुस्सा आने लगा। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए तो संख्या परेशान हो थी। उसने कहा, छी कितनी घटिया सोच है सबकी। जो देखो बस यही बोल रहा है कि हम अपनी खूबसूरती का फायदा उठा रहे हैं। अरे शर्म होनी चाहिए आप सबको। ये दुनिया और यहाँ के लोग सबके सब घटिया है। हाँ हम खूबसूरत पर हमारी खूबसूरती हमारी दुश्मन बन चुकी है। क्या कहा आपने कि हमने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया। अरे हम तो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये तो आप ही जो बार बार हमारी नजरों के सामने चले आते हैं और बेवजह हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। ऐसा जैसे सालों पुरानी दुश्मनी है हम दोनों की जिसे आप निभा रहे हैं और हमने। सुनकर विशाल संख्या को घूरता उसकी एक एक बात विशाल के सीने में छूते हुए निकली। तभी संख्या ने विशाल के आगे हाथ जोड़ लिया और दुखी होकर बोली, आपसे ये सुनने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी हमने। आपको क्या पता किस तरह जीते हैं हम। हर रोज कितने ताने सुनते हैं, शोषण का शिकार होते हैं हम। अपनी मां को रात रात भर रोते हुए देखते हैं हम जिनकी कोई औकात नहीं है। वो भी हमें सुनाकर चला जाता है। खुद के घर में ही डर कर छुप कर रहना पड़ता है। रात रात भर जाकर अपने इसी बदन की रखवाली करते हैं हम कि कहीं कोई गलत इंसान हमें छू ना ले। हमारे पास वक्त नहीं है आप सबको अपनी ओर आकर्षित करने का। हम तो बस हमारी जिंदगी की उलझनों से निपट ले वही काफी है हमारे लिए। आप सब दूर रहिए हमसे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आज जो आपने कहा है ना उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। हमारी आत्मा को चोट पहुंचा दिया आपने और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ऐसी छोटी बात आपने कही है जिससे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम आपकी नजरों से दूर चले जाएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे, खासकर आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आप सब खुश रहिए अपनी जिंदगी में और हमें हमारी जिंदगी से लड़ने दीजिए। क्या विशाल को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो नेहा को कोई और कड़ी सजा देगा? आखिर कौन है ये विशाल जो हर बार संख्या के करीब आते आते रुक जाता है? विशाल की चली कटी सुनकर संख्या फट पड़ी। उसने भी आज अपनी दिल की भड़ास निकाल दिया और आखिर में बोली, आप सब खुश रहिए अपनी जिंदगी में और हमें हमारी जिंदगी से लड़ने दीजिए। इतना कहकर संख्या ने विशाल के चेहरे को देखा और दुखी होकर वहां से चली गई। उसके कहे एक एक शब्द ने विशाल के सीने को चीर दिया था। उसे अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसका अपना उसे दूर जा रहा हो। संख्या की बात सुनकर विशाल का गुस्सा कहीं लापता हो गया था। वो अपनी जगह पर खामोश खड़ा संख्या के चेहरे को याद कर रहा था जिस पर दुनिया भर की शिकायतें और इल्जाम थे जो उसने विशाल से किए थे। संख्या के यूं से दूर चले जाने से अब विशाल को बहुत गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें एक बार फिर से लाल होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने दांत पीसते हुए बेहद डरावने तरीके से बोला, संख्या तुम हमसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। हम तुम्हें कैद कर लेंगे, जकड़ लेंगे, खुद से दूर नहीं जाने देंगे। विशाल को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है और ना चाहते हुए भी वो संख्या की तरफ अपने आप आकर्षित होता जा रहा था। संख्या विशाल के ऑफिस से रोते हुए बाहर निकल आई और लॉबी से भागती हुई आगे बढ़ने लगी। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि विशाल उससे ऐसा कैसे कह सकता है।
जब से वो विशाल से मिली थी एक अजीब सा कनेक्शन दोनों के बीच हो चुका था, पर आज विशाल की कही बातों ने संख्या को तोड़ दिया था। संख्या ने अपने आंसू पोंछे और बिना किसी से कुछ कहे कॉलेज से बाहर निकल गई। इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद नहीं था। संख्या के कॉलेज के बाहर कदम रखते ही विशाल का गुस्सा हद पार करने लगा। गुस्से से उसके माथे और हाथ की नसें फूलने लगी। तभी उसने अपनी डरावनी निगाहों से सामने देखा और गरज कर उसे पुकारा, संख्या। संख्या रोते हुए सड़क पर चली जा रही थी। वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। उसे सबसे नफरत हो रही थी। कोई भी उसे समझ नहीं आ रहा था। सभी उसे इल्जाम लगाए जा रहे थे और आज विशाल ने भी वही काम किया था। संख्या ने अपने आंसू पोंछ दिए और ऑटो रिक्शा में बैठकर अपनी मां के पास उनके रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। इधर विशाल गुस्से में जल रहा था। उसने अपने ऑफिस में तबाही मचा दी थी। उसने सारा सामान तहस नहस कर दिया था और अब उसकी आंखों में खून उतर आया था। अब उसके कानों में संख्या के शब्द गूंज रहे थे कि वो दूर चली जाएगी, कभी सामने नहीं आएगी। विशाल गुस्से में पागल हो रहा था। उसे किसी भी तरह संख्या चाहिए थी और अभी के अभी। तभी विशाल अपने ऑफिस से बाहर आया तो उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो गुस्से में आगे बढ़ने लगा तो रास्ते में उसे नेहा दिखाई दी, जिसे देखकर विशाल को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। आज उसकी वजह से ही सब हुआ था। विशाल तुरंत नेहा के पास आया और उसे अपनी खूनी निगाहों से घूरने लगा। विशाल के ऐसे रूप को देखकर नेहा डर गई और सिमट कर खड़ी हो गई। विशाल का मन कर रहा था कि नेहा को जान से मार दे और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। विशाल ने अपनी मुट्ठी नेहा की तरफ बढ़ा दी और जैसे उसे मारने लगा तभी उसके हाथ रुक गए और वो अपनी खूनी निगाहों से नेहा को घूरते हुए बोला, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। तुम्हारी वजह से मैंने उस पर गुस्सा किया है। तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर जाने की बात कर रही है। तुम्हारी वजह से उसे तकलीफ हुई है। अब तुम देखो, तुम्हें हमने खून के आंसू नहीं रुलाया। तो मेरा नाम विशाल शरावत नहीं। विशाल की डरावनी धमकी सुनकर नेहा बुरी तरह से डर गई। उसे विशाल से बहुत खौफनाक वाइब्स आ रही थी, जैसे उसके सामने कोई बहुत बेदर्द, बेरहम और खूंखार इंसान खड़ा हो जो नेहा की जान का प्यासा हो। विशाल बेपनाह गुस्सा और नफरत से नेहा को घूर रहा था और डर के मारे नेहा की जान निकल रही थी। वो धीमे कदमों से पीछे हटने लगी और तेजी से वहां से भागी। विशाल ने अपनी नजरें फेर ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, संख्या, तुम्हारे लिए देखो हम क्या क्या करते हैं, चाहे वो हमने तुम्हारी साथ ही क्यों न करना पड़े। और है संख्या रेस्टोरेंट पहुंचकर सीधा अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही सामी की नजर उस पर पड़ी। वो अपने कस्टमर से बात कर रही थी। संख्या सीधा जाकर एक चेयर पर बैठ गई और कांच से बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों को देखने लगी। सामी अपने कस्टमर से निपटकर संख्या की तरफ बढ़ने लगी और एक वेटर से संख्या के लिए ऑरेंज जूस मंगवाकर खुद संख्या के पास सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बाहर सड़क पर चल रही गाड़ियों को देखते हुए बोली, सबकी जिंदगी कितनी व्यस्त है ना, हर किसी को कोई ना कोई काम है, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। संख्या गाड़ियों को देखते हुए बोली, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, पर ताली मारने के लिए, किसी की भी बेइज्जती करने के लिए, किसी को नोच खाने के लिए सबके पास वक्त है। वक्त ही वक्त है माँ। ये सुनकर सामी ने संख्या की तरफ देखा और उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ हमारी बच्ची, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे। संख्या फीका सा मुस्कुराकर बोली, कोई नई बात नहीं है माँ। पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट ही कहते थे कि हम अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर मर्दों को फंसाते हैं, पर आज तो एक टीचर भी कह दी कि हमारे। सामी ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, तुम्हें तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संख्या ने हैरानी से सामी की तरफ देखा तो सामी बोली, इस दुनिया के लोग हमें कुछ भी कहे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस दुनिया के है ही नहीं। एक जितनी सोच है उससे कई गुना आगे हम और हमारी दुनिया। इन घटिया लोगों की सोच को हम बदल नहीं सकते, पर इन्हें सबक जरूर सिखा सकते हैं। संख्या ने हैरान होकर पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है माँ। सीमा ने उसे प्यार से देखते हुए जवाब दिया, तुम एक परी हो, तुम्हें जन्म से ही शक्तियां प्राप्त है जो अब सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि तुम 21 साल की हो चुकी हो। अब तुम्हारे अंदर वो सभी शक्तियां हैं जो एक परी में होती है। संख्या ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ माँ। तभी आज हमें अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास हो रहा था। हमारे हाथ से रोशनी भी निकल रही थी। सामने से समझाते हुए बोली, हाँ बेटा, अब तुम एक परिपक्व परी हो जिसके पास सारी शक्तियां हैं, पर बेटा हम अच्छाई के स्वरूप है। हम शैतानों की तरह नहीं है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। संख्या ने कहा, हाँ, हमें वैसे भी किसी के खिलाफ कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है, हम तो चैन से जी लें, वही काफी है। सामी समझाते हुए बोली, एक माँ होने के नाते हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जब कभी कोई तुम्हारे साथ गलत करे या तुम्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करे, उसे छोड़ना मत। संख्या ने हामी सर हिलाते हुए कहा, हम वॉशरूम जाकर आते हैं। सामी बोली, ठीक है, तब तक हम बाकी कस्टमर्स को देख लेते हैं। संख्या वहां से रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली गई और सामने अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के आगे एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी अपने रॉब से बाहर निकल रहा था। उसने डार्क ब्राउन कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, काले शाइन करते हुए जूते, आंखों पर काला चश्मा और दुनिया भर की अकड़। दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर वो एटीट्यूड से खड़ा होकर छोटे से और सुकून देने वाले रेस्टोरेंट को अपनी जुनूनी तेज निगाहों से देख रहा था। तभी उस आदमी अपनी कदम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा गई। जैसे जैसे वो रेस्टोरेंट के नजदीक आ रहा था वैसे वैसे वॉशरूम में खड़ी संख्या जो अपना चेहरा धो रही थी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे वही एहसास फिर से होने लगा जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। तभी संख्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने आप से कहा, संख्या कुछ मत सोचो, ध्यान ही मत दो, बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। विशाल रेस्टोरेंट के अंदर चला आया और अपने चश्मे को उतारकर रेस्टोरेंट को घूरने लगा। सामी की नजर उस पर पड़ी तो उसे भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ, पर उसे इतना पता नहीं चला और उसने विशाल के पास जाकर पूछा, जी सर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। विशाल ने सामी की तरफ देखा और अपनी रौबदार आवाज में बोला, इस जगह पर जो काम होता है वही सेवा हमें भी चाहिए। सामी हड़बड़ा कर बोली, जी जी सर, आइए बैठिए। विशाल ने चारों तरफ देखा। उसकी जुनूनी बेताबी आंखें संख्या को ढूंढ रही थी पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। विशाल एक चेयर पर जाकर बड़ी शान से एक बादशाह की तरह टांगों पर टांग रखकर बैठ गया और संख्या को इधर उधर ढूंढने लगा। सामी ने विशाल के टेबल पर मेन्यू रख दिया और वहां से वापस काउंटर पर चली गई। तभी वो विशाल को देखते हुए बोली, ये आदमी इतना अजीब क्यों है, कुछ तो अलग लग रहा है इसमें, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। कुछ सही सोच रहे हैं। सामी ने वेटर को विशाल का ध्यान रखने को कहा और अपना काम करने लगी। अब विशाल बेमन से उस मेन्यू को पढ़ रहा था। तभी संख्या वॉशरूम से बाहर आई और उसने अपने चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए पूछा, माँ बताइए हम क्या मदद करें आपकी। संख्या की आवाज सुनते ही विशाल के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो वो खूबसूरत लड़की खड़ी अपनी माँ से बात कर रही थी, जिसको देखने भर से विशाल के बदन में सिरहन पैदा हो गई थी। अब वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। वो इस वक्त भूल चुका था कि उसका मकसद कुछ और है। विशाल अब एक टक संख्या को घूरता जा रहा था। तभी सामी ने सारी टेबल की तरफ देखा और विशाल की टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम उनका ऑर्डर ले लो। संख्या ने उस तरफ देखा। तब तक विशाल ने अपना चेहरा आगे घुमा लिया था। संख्या ने ओके कहा, विशाल की टेबल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे उन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी वैसे वैसे उन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। संख्या चलते चलते रुक गई और अपनी खूबसूरत हरी आंखों से इधर उधर देखने लगी। अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसने अपने आप को शांत किया और फिर से विशाल की तरफ बढ़ने लगी। वो ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने अपनी नोटबुक में पेन से लिखते हुए पूछा, यस सर, अपना ऑर्डर बताइए। विशाल ने अपनी कातिल निगाहें ऊपर करी और बड़ी खतरनाक तरीके से संख्या के चेहरे को देखने लगा। उसे देखकर विशाल के चेहरे पर हद से ज्यादा कातिल मुस्कान आ गई और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, संख्या ग्रोवर। संख्या ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गई। उसने जैसे ही अपने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके मुंह से निकला, विशाल गहरी आवाज में बोला, जहां तुम होगी वहां हमें तो आना ही पड़ेगा। संख्या एक टक विशाल को देखे जा रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल यहाँ भी आ सकता है। विशाल संख्या से मिलने यहाँ क्यों आया था, वो क्यों उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था।
क्या वो उसे कैद करना चाहता है? विशाल को अपने रेस्टोरेंट में देखकर संख्या के होश उड़ गए थे। वो एक टक विशाल को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल यहाँ भी आ सकता है। संख्या ने विशाल को अपने रेस्टोरेंट में देखा तो वो चौंक गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर विशाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, लगता है इस रेस्टोरेंट में ऑर्डर लिखने की जगह कस्टमर के चेहरे घूरे जाते हैं। विशाल की बात सुनकर संख्या छिप गई और इधर उधर देखने लगी। उसे इस तरह करते देखकर विशाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, नजरें चुराने वाले अक्सर चोर होते हैं। संख्या चिढ़ उठी। अब की बार उसने भी नजरें मिलाते हुए जवाब दिया, जो खुद जैसा होता है उसे बाकी सब वैसे ही दिखते हैं। विशाल को संख्या की बात पर गुस्सा आने लगा और उसने खुद को काबू किया और संख्या को घूरते हुए बोला, जितनी जुबान चल रही है उतने अगर हाथ चला दोगी तो ये रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। संख्या ने अपनी नजर फेर ली और पास में खड़े वेटर से कहा, तुम इनका ऑर्डर ले लो, हमें कुछ जरूरी काम है। इतना कहकर संख्या वहां से चली गई और विशाल उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और मन ही मन बोला, ओ तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वेटर आते हुए बोला, सर प्लीज आपका ऑर्डर बताइए। विशाल अपनी आंख भरी नजरों से संख्या को देखते हुए गुस्से से बोला, संख्या, सिर्फ और सिर्फ संख्या। वेटर ये सुनकर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्या बोलना चाहता है। वेटर ने फिर पूछा, सर मेरे को समझा नहीं, प्लीज आप अपना ऑर्डर दोबारा दोहराएंगे। विशाल ने अपनी डरावनी निगाहों से उस वेटर को घूरा तो वो डर गया। फिर विशाल ने संख्या की तरफ देखा और बोला, जो कुछ भी यहाँ के मेन्यू में है वो सब लेकर आ जाओ। ये बात विशाल काफी जोर से बोला था जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गए कि अकेला इतना सब कुछ कैसे ऑर्डर कर सकता है। काउंटर के पास खड़ी संख्या भी बुरी तरह से हैरान रह गई और विशाल की तरफ देखने लगी तो विशाल ने कुटिल मुस्कान लिया, उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। संख्या ने हैरानी से सामी की तरफ देखा तो सामी ने उसे ऑर्डर को पूरा करने के लिए कह दिया। सामी खुद हैरान थी। संख्या रेस्टोरेंट की किचन में गई और कुक से सब कुछ बनाने के लिए कह दिया। संख्या बड़बड़ा रही थी, हमें पता है ये नया तरीका है हमें परेशान करने का। इतना खाना भी खा सकता है क्या? पता नहीं ये यहाँ क्यों आया है। चैन से जीने भी नहीं देते। संख्या ने गहरी सांस लिया और किचन से बाहर आ गई। वो अपनी मां के पास चली गई और उनके पीछे खड़ी होकर विशाल को देखने लगी जो एक टक उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी नितिन रेस्टोरेंट के अंदर चला आया और विशाल और संख्या के बीच खड़ा हो गया। दोनों को ही नितिन पर गुस्सा आ गया। उसने दोनों को आंखों ही आंखों में बात करने से रोक लिया। नितिन संख्या की तरफ देखते हुए सामी के पास आया और पूछने लगा, कैसी हैं आप आंटी जी? नितिन को देखकर सामी खुश होकर बोली, अरे वाह नितिन बेटा, तुम आज यहाँ कैसे? नितिन मुस्कुराते हुए बोला, आज फ्री था तो सोचा आपकी कोई हेल्प कर दूं। संख्या की नजर नितिन पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी नजर फेर ली और नोटबुक पे कुछ लिखने लगी। उसे नितिन बिल्कुल पसंद नहीं था पर सामी को नितिन की सच्चाई पता नहीं थी कि वो उसकी बेटी पर बुरी नजर लगाया रहता है। नितिन ने कुटिल निगाहों से संख्या की तरफ देखा और सामी से बात करने लगा। विशाल ने नितिन की तरफ देखा जो बार-बार संख्या की तरफ देख रहा था और संख्या उसे देख तक नहीं रही थी। संख्या एक तरफ जाकर बैठ गई और रेस्टोरेंट का हिसाब किताब करने लगी। विशाल उसे देखे जा रहा था। जब नितिन ने संख्या को अकेला देखा तो सामी से बोला, आंटी मैं जरा संख्या की हेल्प कर देता हूँ, इतना सब वो अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी। सामी प्यार से उसे देखते हुए बोली, ठीक है बेटा। तभी नितिन संख्या के पास जाकर बैठ गया। संख्या उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, तुम बात कर रहे हो और थोड़ा तुम वो कर समझी। नितिन ने संख्या के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, होने वाली बीवी साहब, तुम्हारे पास बैठने का हक तो सिर्फ मुझे ही है। संख्या गुस्से से चल उठी। उसने दांत पीसते हुए कहा, कितनी ठीक किस्म के इंसान हो। बता देंगे तुम्हारे इरादे हमारे बारे में। संख्या और नितिन आपस में बहस कर रहे थे। वहीं दूर बैठा विशाल गुस्से की आग में जल रहा था। उसे संख्या का किसी और मर्द से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने कसकर कांच की ग्लास को पकड़ा और उसे दबाकर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो देख सकता था कि कैसे नितिन और संख्या एक दूसरे के पास बैठकर कुछ बातें कर रहे थे जिससे विशाल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी डरावनी निगाहों से उन दोनों को घूरे जा रहा था। तभी बात करते करते नितिन ने संख्या का हाथ पकड़कर उसे अपने गाल से लगा लिया। संख्या ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया इससे पहले कि उसकी शक्ति की वजह से नितिन को कोई चोट पहुंचे। विशाल ने जब ये नजारा देखा तो उसका गुस्सा हाथ पार करने लगा। तभी उसने जोर से एक मुक्का टेबल पर मारा जिससे आसपास बैठे सभी लोग दंग रह गए और विशाल की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। अब संख्या और नितिन भी विशाल की तरफ देखने लगे थे। विशाल ने नितिन को खा जाने वाली नजरों से देखा और संख्या ने विशाल की नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला कि विशाल को नितिन पर गुस्सा आ रहा है। संख्या को विशाल का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। तभी वो अपनी जगह से खड़ी होकर विशाल के पास जाने लगी तो नितिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और खुद विशाल के पास जाने लगा। नितिन का फिर से संख्या का हाथ पकड़ना विशाल को पागल कर रहा था। तभी नितिन ने विशाल के पास आकर पूछा, सर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, आप हमें बता सकते हैं। विशाल ने नितिन को अनदेखा किया और संख्या की तरफ देखने लगा। संख्या उसकी आंखों में झांकने लगी तो उसे पता नहीं क्या हुआ और वो अपनी जगह से खड़ी होकर विशाल के पास आ गई। नितिन संख्या को देखकर बोला, अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं बात कर रहा हूँ ना सर से। संख्या और विशाल लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पता नहीं उन दोनों को क्या हो गया था पर दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। तभी संख्या ने नितिन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से अपने साथ ले गई कि देखकर नितिन की खुशी और विशाल के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। संख्या ने नितिन को वापस उसी जगह बिठाते हुए कहा, ये इंसान थोड़ा संख्या और गुस्से है, इससे तुम जितना दूर रहोगे उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना पिट जाओगे उनसे। नितिन ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, ये जानकर तुम्हें धन्य हो गया। ये सुनकर संख्या का गुस्सा और बढ़ गया और वो दांत पीसते हुए बोली, ज्यादा हवा में उनकी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। अगर वो तुम्हें पीटता तो हंगामा खड़ा होता और फिर हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब, जिससे हमारी मार्केटिंग को ठेस पहुंचती। बस इसीलिए हम तुम्हें वापस ले गए। इतना कहकर संख्या वापस अपनी जगह पर बैठकर हिसाब किताब करने लगी। ये सुनते ही नितिन का मुंह खराब हो गया। कहाँ वो वापस जाने लगा था और संख्या ने तुरंत उस पर पानी फेर दिया। संख्या की इस हरकत से विशाल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता था पर वो कब से उससे दूर भाग रही थी। विशाल संख्या को घूमता रहा। संख्या को भी पता था कि विशाल उसे गुस्से से देख रहा है, इसीलिए वो डर से नजरें उठा ही नहीं रही थी। तभी सामी संख्या के पास आई और बोली, संख्या हमें जरूरी काम की वजह से बाहर जाना है और आते आते रात हो जाएगी तो तुम रेस्टोरेंट को बंद करके सीधा घर आ जाना। और वैसे भी नितिन है ना तुम्हारे साथ तो हमें चिंता भी नहीं होगी। अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सामी रेस्टोरेंट से चली गई। संख्या को उसे जाते हुए देखती रह गई। वहीं नितिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो अकेले संख्या के साथ वक्त बिता सकता था, कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। सामी की बात विशाल ने भी सुन ली थी और वो संख्या को इस नितिन के साथ बिल्कुल देख नहीं सकता था, इसलिए उसने भी वहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद विशाल की ऑर्डर की हुई एक एक चीज टेबल पर आने लगी। विशाल तो संख्या और नितिन पर नजर रख रहा था कि कहीं ये दोनों कुछ कर ना रहे हो। कुछ ही देर में विशाल के टेबल पर बहुत सारा खाना रख दिया गया। तभी संख्या ने विशाल की तरफ देखा और सोचने लगी कि आदमी इतना सारा खाना अकेले कैसे खाएगा। विशाल ने अपनी तरफ कातिल मुस्कान लिए उस खाने को देखा तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। तभी सब लोग हैरानी से देखने लगे कि हवा कहां से आ रही है, क्योंकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद हवा रुक गई। संख्या ने विशाल के टेबल की तरफ देखा तो सारा खाना खत्म हो चुका था। संख्या ये देखकर हैरान रह गई कि इतना सारा खाना इतनी सी देर में खत्म कैसे हो गया। उसने विशाल की तरफ देखा तो वो भी एकदम नॉर्मल बैठा हुआ था, जैसे उसने तो अभी तक कुछ खाया ही ना हो। संख्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे विशाल से जितना हो सके उतना दूर ही रहना था। संख्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई और सोचने लगी कि खाना इतने जल्दी गायब कैसे हो गया। रात होने आई थी, लगभग सारे कस्टमर जा चुके थे। अब रेस्टोरेंट में सिर्फ विशाल, नितिन और संख्या ही मौजूद थे। नितिन इंतजार कर रहा था कि आखिरी कस्टमर यानी कि विशाल कब जाए और फिर नितिन संख्या के साथ अपना वक्त बिताए। लेकिन इतनी देर होने के बावजूद भी विशाल यहाँ से जा ही नहीं रहा था। अब नितिन को उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसने विशाल के पास जाकर पूछा, सर आपको और कुछ चाहिए क्या?
मिशाल अब नितिन को क्या कहेगा? क्या मिशाल नितिन के गंदे इरादे जानकर गुस्से में उसे पीट देगा?